रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विक्रम एक सिख परिवार से था और बचपन से ही उसका एक ही सपना था, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना, जिसको पूरा करने के लिए वो काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करता है। आखिरकार उसका सपना पूरा हो ही जाता है और उसकी भर्ती जम्मू कश्मीर के राइफल में होती है, जहां उसके साथ रूम में संजय और अजय नाम के सोल्जर्स होते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। विक्रम सभी के साथ काफी अच्छे से घुल मिल जाता है। ऐसे ही एक दिन सभी सोल्जर्स की चिट्ठियां आती हैं। सभी अपनी अपनी चिट्ठियां पढ़ रहे होते हैं, तो वहीं विक्रम भी अपनी गर्लफ्रेंड डिम्पल की चिट्ठी को पढ़ते हुए हंसने लगता है। तभी संजय नाम का एक सोल्जर उसके पास आकर उससे बोलता है, क्या बात है विक्रम, आज तू बहुत खुश है। हाँ, आज डिम्पल की चिट्ठी आई है। क्या बात है, अच्छा ऐसा क्या लिखा है भाभी ने जो तू इतना खुश हो रहा है? इस चिट्ठी के जरिए वो मुझसे बोल रही है, रांझा कल की डेट मत भूलना। वो मुझे कल की तारीख याद दिला रही है, जिसे मैं कभी भूल भी नहीं सकता, और शिकायत भी कर रही है कि मैं भी उसे टाइम टाइम पर चिट्ठियां भेजूं, साथ ही यहाँ पर अपना ख्याल भी रखूं। वाह क्या बात है। अच्छा वैसे कल की डेट को ऐसा क्या था जो भाभी तुझे कल की डेट याद दिला रही है? कल की तारीख बहुत खास है, जिसे हम दोनों कभी भी नहीं भूल सकते। कल के ही दिन तेरी भाभी ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। संजय के पूछने पर विक्रम उसे अपने और डिम्पल के बारे में बताते हुए बोलता है कि 29 अक्टूबर वही डेट है जब विक्रम ने पहली बार कॉलेज की छत पर जाकर सभी के सामने चिल्ला चिल्ला कर डिम्पल को प्रपोज किया था, और डिम्पल को ना चाहते हुए भी उस दिन कॉलेज की छत पर आकर उससे बात करनी पड़ी थी, जहां डिम्पल गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उससे बोलती है, स्टूडेंट हो या रांझा जो मेरे पीछे पड़े हो? सही बोला, मैं स्टूडेंट नहीं रांझा हूँ, बस तुम्हारा। अरे कौन सी मूवी देखकर आए हो जो यहाँ आकर नाटक कर रहे हो? मुझे भी नाम बता दो, मैं भी थोड़ी एक्टिंग कर लूंगी उसकी हीरोइन की तरह। सोच लो, बता दिया तो रांझा की हीर बनना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप ना ये रांझा बनने का सपना छोड़ दो अपना। और हाँ, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, नीचे आ जाओ, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। डिम्पल, मेरे तो बस दो ही सपने हैं, एक सोल्जर बनने का, दूसरा तुम्हारा रांझा बनने का। उसकी बातें सुनकर डिम्पल इम्प्रेस हो जाती है, पर थोड़ा भाव खाती है और उसको इग्नोर करके नीचे चली जाती है। विक्रम भी उसके पीछे पीछे जाता है। विक्रम को अपना पीछा करते देखकर डिम्पल उससे बोलती है, मैंने बोला था ना मेरा पीछा मत करना, फिर क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? एक मिनट, तुमने पीछा करने से मना किया था, नीचे आने से नहीं। अगर तुम चाहती हो कि मैं फिर से ऊपर रहूं, तो ठीक है, मैं ऊपर ही चला जाता हूं। अरे तुम चाहते क्या हो? तुम्हें, जब तुम भी मुझे पसंद करती हो तो हाँ क्यों नहीं बोल देती। तभी कॉलेज के सभी लोग उन दोनों के पास आकर उन दोनों से सवाल करने लगते हैं। डिम्पल बिना विक्रम के किसी भी बातों का जवाब दिए वहाँ खड़े सभी लोगों से झूठ बोलकर निकलने की कोशिश करती है, पर उसका हाथ पकड़कर गाते हुए विक्रम बोलता है, और अब भी खेले है खेले, रोज लगावे मेले, कहंदा कुछ न बदला, झूठ बोले हर वेले, चुप माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, जा जा। आज जवाब दिए बिना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। विक्रम आज उसका जवाब सुने बिना उसको जाने नहीं देता, इसीलिए डिम्पल शर्माते हुए उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद दोनों एक साथ ही रहते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों अपने कॉलेज के बाहर खड़े होकर भुट्टा खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में डिम्पल उससे उसके सपनों के बारे में पूछती है, तो विक्रम उससे बोलता है, मेरा एक ही सपना है डिम्पल, इंडियन आर्मी, और दूसरा तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने का। सच? पर तुमने कभी मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तुमने कभी पूछा ही नहीं। अच्छा, सब पूछूंगी तभी बताओगे? हाँ, सब नहीं पर कुछ कुछ। अच्छा तो बताओ, मुझसे शादी करोगे? ये मेरा वादा है, बीवी तो सिर्फ मेरी तुम ही बनोगी, और जो तुम नहीं मिली तो ये विक्रम अकेले सारी उम्र जिएगा। दोनों अपने कॉलेज के बाहर खड़े होकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी डिम्पल के पिता सुखदेव उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। शाम को डिम्पल जब घर जाती है
तो उसके पिता उससे बोलते हैं, कल से तुम्हारा पढ़ना लिखना कॉलेज जाना सब बंद। अब तुम्हारी शादी होगी उसी लड़के से जिसे मैं चाहूंगा। पर क्यों पापा, मेरी गलती क्या है? ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैंने आज खुद तुम्हें एक आवारा लड़के के साथ देखा है। पापा, आप जिसे आवारा बोल रहे हैं ना, उसका नाम विक्रम है और वो बहुत जल्द इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेगा। इसीलिए आप उसे आवारा बोलना बंद करो और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विक्रम से, वरना किसी से नहीं। मेरी जिस बेटी का मेरे सामने मुंह नहीं खुलता था, आज वो मुझसे आंखें मिलाकर मुझे जवाब दे रही है। हाँ पापा, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की। विक्रम एक बहुत अच्छा लड़का है और मुझे पूरा भरोसा है जब आप उससे मिलेंगे ना तो आपकी भी सोच बदल जाएगी। इतना बोलकर डिम्पल अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कुछ देर सोचने के बाद सुखदेव डिम्पल के लिए विक्रम को अपने घर पर बुला लेता है और उससे बात करता है। विक्रम से मिलने के बाद सुखदेव को डिम्पल की पसंद पर नाज होता है और कुछ ही दिनों में सुखदेव विक्रम के घर जाकर दोनों का रिश्ता पक्का कर देता है। बहुत ही जल्दी उन दोनों का रोका भी हो जाता है, पर रोका होने के अगले ही दिन विक्रम के घर उसकी ट्रेनिंग का लेटर आ जाता है, जिस वजह से उनकी शादी की डेट फिक्स नहीं हो पाती और विक्रम को अपनी ट्रेनिंग के लिए निकलना पड़ता है। बस यही थी हमारी लव स्टोरी। अब तो बस देश के लिए काम करना है और इस जंग को जीतने के बाद घर जाकर अपनी डिम्पल को हमेशा के लिए अपना बनाना है। ओए काके, तेरे सारे सपने पूरे होंगे। देखना तू, बहुत जल्द हम इस जंग को जीतकर अपना तिरंगा लहराएंगे। उसके बाद नाचते गाते अपने घर भी जाएंगे और तेरा ये दोस्त आएगा भी तेरी शादी में। दोनों दोस्त अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर करके अपनी जंग की तैयारियों में लग जाते हैं और बहुत ही जल्द जंग छिड़ जाती है। इस जंग में काफी सारे फौजी देश के लिए शहीद हो जाते हैं। विक्रम अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है कि तभी संजय को गोली लग जाती है, जिसमें संजय काफी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। संजय को जख्मी हालत में देखकर विक्रम उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है और संजय विक्रम से कहता है, भाई, अपने इस दोस्त को तू माफ करना। मैं तेरी शादी में नहीं आ पाऊंगा और ना ही अपने घर जा पाऊंगा, पर तू घर जाना मेरे दोस्त, और भाभी को मेरे बारे में जरूर बताना। भारत माता की जय। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम चिंता मत करो, हम सब इस जंग को जीतकर अपने घर जाएंगे। इतना बोलकर संजय अपनी आखिरी सांसें लेता है और फिर सबको अलविदा बोल देता है, जिसके बाद विक्रम हिम्मत करके कुछ बारूद लेकर आगे बढ़ता है और सारे दुश्मनों को मार गिराता है। पर इसी बीच एक दुश्मन पीठ के पीछे से विक्रम पर वार करता है, लेकिन विक्रम अपनी आखिरी सांस तक अपने दुश्मनों से लड़ता है और उस आखिरी दुश्मन को मारकर दुनिया को अलविदा कर देता है। उसकी मौत की खबर सुनकर डिम्पल पूरी तरह से टूट जाती है और विक्रम के साथ बिताए हुए अपने हसीन पलों को याद करके अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी और से शादी किए अकेले ही बिता देती है। अंश अपने दोस्त शिवम के साथ बैठकर ड्रिंक करता हुआ बोलता है, भाई क्या क्या नहीं किया था यार उसके लिए। रात भर उसके कुत्ते को घुमाया, फिर भी सारी छोड़ के चली गई मेरे को। अबे साले, तू उसका कुत्ता घुमाने की जगह उसको घुमाता तो तेरे काम आता। भाई शिवम, वो मुझे कहती थी बेबी आई कांट लिव विदाउट यू, और अब चुड़ैल किसी और को ये सब बोल रही है। साला ब्रेकअप इसका हुआ और दुख मुझे झेलने पड़ रहे हैं। निकल ले बेटा शिवम, वरना इसके आंसुओं की धारा में तू भी बह जाएगा। भाई पता है क्या बोलती थी मेरे को? अच्छा कल बताइयो, अब मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। शिवम वहाँ से चला जाता है और अंश भी बड़बड़ाता हुआ सो जाता है। अगले दिन सुबह अंश शिवम को कॉल करके घर बुलाता है और बोलता है, भाई वो चुड़ैल शादी कर रही है। कौन चुड़ैल? किसकी बात कर रहा है? साले तेरी भैंस की टैंट, साले कल रात की सारी बातें भूल गया। अबे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड स्वाति डायन मेरी दुनिया उजाड़ने के बाद अपना घर बसाने चली है। अबे इसकी तो कोई नहीं यार, वो आगे बढ़ रही है अपनी जिंदगी में, तो तू भी बढ़ना। मूव ऑन यार। अबे मूव ऑन की बात करता है, उस चुड़ैल को तो मैं खुश रहने नहीं दूंगा, फिर तू साथ दे या ना दे। अंश स्वाति से बदला लेने का प्लान बनाता है। अपनी और उसकी एक फोटो को गिफ्ट पैक करवाकर उसके घर भेज देता है। दूसरी ओर अपने दरवाजे पर गिफ्ट रखा देखकर स्वाति उसको उठाती है और अंदर जाकर खोल लेती है। अपनी और अंश की फोटो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अंश को कॉल करती है।
स्वाति की कॉल देखकर अंश फोन उठाता है और कहता है, मुझे पता था तुम कॉल जरूर करोगी। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्यों बे, मेरे घर हमारी फोटो भेज के ब्लैकमेल करना चाहता है? सुन बे छछुंदर सी शक्ल के, सोचो अभी मत कि मैं तुझसे डर जाऊंगी, और जे दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा फिर तेरे लिए। अबे चुड़ैल, तेरे से बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। अगर तूने शादी की ना तो तेरे होने वाले पति को ये फोटो भेज दूंगा, इसलिए एक बार आके ना मुझसे उसी रेस्टोरेंट में मिल ले। चल ठीक है, तुझे मिलके देखती हूँ। अगले दिन स्वाति रेस्टोरेंट में आती है, जहां अंश पहले से ही वहां पर बैठा होता है और उसको देखते ही वो बोलता है, तो आ ही गई तुम। हाँ हाँ, तुझे लाइन पे लाने के लिए आना तो था ही। बोल, क्या बोलना है? देख स्वाति, तू भी जानती है मैंने घना प्यार किया है तेरे से, फिर मन्ना छोड़ के तू उस चूते से क्यों ब्याह कर रही है? ओ छछुंदर, मेरे होने वाले पति के बारे में बोलने से पहले ना 100 बार सोच लियो। और जो तू ये प्यार का हवाला बना रहा है ना, तुझे मैं अच्छे से जानती हूँ कि कितना प्यार किया है तूने मेरे से। ना स्वाति, तेरी कसम, बहुत प्यार करता हूँ मैं तेरे से। तेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, ये शादी तोड़ दे बस तू। ओ बावड़ी तरेड़, साढ़े तेरे से पबजी तो छोड़ी ना जाती थी। जब भी कॉल करती थी कहता बेबे अभी तो चिकन डिनर होने लग रहा है, तो रैब अपने चिकन डिनर के साथ। इतना कहकर स्वाति वहां से जाने लगती है कि तभी अंश बोलता है, देख ले, जो तू मेरी ना हुई ना तो उसकी भी ना होने दूंगा मैं तेने। जाओ उखाड़ ले जो उखाड़ना है, शादी तो मैं उसी से करूंगी। स्वाति वहां से चली जाती है और अंश बदले की आग में जल रहा होता है। साथ ही बोलता है, बेटा शादी तो मैं तेरी होने न दूंगा, अब तू देख मैं क्या करता हूँ तेरे पति के साथ। अंश अपनी और स्वाति की फोटोज को उसके होने वाले पति रुद्र को भेज देता है। उसको रुद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, तो अब वो स्वाति को ब्लैकमेल करने के बारे में सोचने लगता है और उसको एक बार फिर से कॉल करके रेस्टोरेंट में मिलने बुलाता है। स्वाति दोबारा से रेस्टोरेंट पहुंचती है और उससे कहती है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं जीने दे रहा चैन से? सुन, मेरी प्रॉब्लम नहीं, जिद है तू। अगर तूने शादी नहीं तोड़ी ना तो मैं आऊंगा तुड़वाने, और तेरे होने वाले पति के आगे ऐसे ऐसे किस्से सुनाऊंगा ना कि वो तुझे खुद मंडप पे छोड़ देगा। छी, तू इतना गिर सकता है ये कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था अंश। एक टाइम था जब मैंने तुझसे बेइंतहा प्यार किया था, अब उतनी नफरत हो गई है तुझसे। जो करना है कर, पर ये शादी मत करियो भूल के भी। अंश की बातों का स्वाति पर कोई असर नहीं होता, लेकिन अब वो भी हार मानने वाला नहीं था। तो वो स्वाति की शादी में जाकर सारी बातें रुद्र को बताने के बारे में सोचता है। साथ ही शिवम को भी अपने इस प्लान में शामिल करने के लिए घर बुलाता है। थोड़ी ही देर के बाद शिवम उसके घर आता है और अंश उससे कहता है, भाई देख, अब सीधा उसकी शादी में ही धमाका करूंगा। जैसे मेरे को छोड़ के गई है ना वो, उसका भी होने वाला पति उसको ऐसे ही छोड़ेगा, तब समझेगी मेरे दर्द को। भाई सच में तू ऐसा करना चाहता है? सोच ले एक बार और, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? तू भी आगे बढ़ जाना अब। तू मेरा दोस्त है उसका, देख अगर साथ देना है ना तो दे, वरना उसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। भाई देख, दोस्ती की खातिर जा रहा हूँ तेरे साथ, पर तू ये गलत कर रहा है। इसके बाद अंश शिवम को अपनी बाइक पर बिठाकर शादी वाली जगह के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों वहां पहुंचते हैं, जहां स्वाति दुल्हन के कपड़ों में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है, तो वहीं रुद्र भी उसके साथ खड़ा होता है। दोनों को एक साथ देखकर अंश का खून खौल उठता है और वो जोरों से चिल्लाता है, ये शादी नहीं होगी। ये सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और रुद्र भी अंश के पास आकर उससे कहता है, क्यों नहीं होगी ये शादी? सुन भाई रुद्र, तेरे से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। प्रॉब्लम की सारी जड़ तो ये स्वाति है। इसने पहले मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब तेरी करने जा रही है। सुन बे उबले हुए अंडे, ऐसा है ना कि स्वाति मेरी होने वाली बीवी है, और कुछ भी उसके बारे में उल्टा सीधा अगर तूने बोला तो यहीं गाड़ दूंगा। ओ सुन भाई, ये मेरी एक्स है और 3 साल का रिश्ता था हमारा, एक पल में तोड़ गई है बिना किसी वजह। ऐसी लड़कियां ना किसी की सगी नहीं होती मेरे भाई। अंश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रुद्र को गुस्सा आता है और वो एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए अंश से कहता है, वो लड़की गलत नहीं है, तेरे जैसे लड़के गलत होते हैं। सोचा है कभी 3 साल का रिश्ता ऐसे क्यों टूटा? जो लड़की तुमसे प्यार करती है उसको इज्जत और टाइम देना तुम्हारा फर्ज होता है। बता, दी कभी इज्जत? दिया कभी टाइम? पर वो मैं बोलती बंद ना। साले हर जगह लड़की गलत नहीं होती। तुम जैसे लड़के जो एक रिश्ते को सही से खुद निभा नहीं सकते और ब्रेकअप के बाद ब्लेम उस लड़की पर डालते हैं। तुमको क्या लगा अंश,
रुद्र को कुछ नहीं पता? अरे मैंने इस रिश्ते की शुरुआत ही सब कुछ सच बता के की थी, और वो तुम्हारी तरह घटिया नहीं है। उसने मुझे समझा और अपनाया भी। रुद्र और स्वाति की ये बातें सुनकर अंश की गर्दन शर्म से झुक जाती है, पर रुद्र उसको बोलता है, भाई सुन, एक लड़की को अगर इज्जत दो ना तो वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी, पर जहाँ उनको यही ना मिले तो वहाँ सिर्फ इंसल्ट होती है, और जिसकी एक न एक दिन हद हो ही जाती है। वहाँ मौजूद शिवम भी अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करता है और उससे बोलता है, भाई मैंने कहा था ना, देख अगर प्यार किया था तो उसके ऐसे बर्बाद करने की नहीं सोचता तू। अब भी मौका है, संभल जा, जान ले कि तूने अपनी गलती से क्या खो दिया है। रुद्र और शिवम की इन सभी बातों से अंश को अपनी गलती का पछतावा हो ही जाता है। वो समझ चुका था कि उसके रिश्ते के टूटने में गलती किसी और की नहीं बल्कि उसी की थी, जिस पर वो कहता है, स्वाति मुझे माफ कर दो, मैं अपने मेल ईगो में आके ये जान ही नहीं पाया कि मैंने कब तुमको खुद से दूर कर लिया, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की। मैंने आज अपनी ही नजरों में खुद को गिरा लिया। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलो अच्छा है, देर से ही सही, कम से कम तुझे अकल तो आई। और हाँ, अब याद रखना, जो मेरे साथ किया ना वो दोबारा किसी के साथ मत करना। मैं तो सह गई, कोई और होगी ना तो तेरे अच्छे से लंका लगा देगी। नहीं नहीं, मैं समझ गया हूँ, अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मैं दुआ करता हूँ तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अरे शिवम भाई, गाना लगवा, मेरे यार की शादी है, आज तेरा भाई फुल डांस करेगा। अंश अपनी जिंदगी का सबक सीख चुका होता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। बीती रात विशाल और शिवानी क्लब में पार्टी कर रहे थे। वहाँ उन लोगों के दोस्तों ने उन्हें कुछ ड्रिंक्स पिला दी थी। ड्रिंक्स के नशे में दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि उन्हें किसी भी चीज का होश ही नहीं रहता। वो दोनों जैसे तैसे कर विशाल के घर पर पहुंचते हैं और उसके बाद शिवानी विशाल को किस करती है और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अगली सुबह विशाल की आंखें खुलती हैं तो वो सोचता है, सच में कितनी हसीन रात थी। मैंने आज तक ऐसा कभी महसूस ही नहीं किया। जितना सोचा था शिवानी उससे ज्यादा एक्टिव लड़की है। मुझे इतने मजे आज तक कभी नहीं आए। विशाल शिवानी के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी शिवानी की आंख खुल जाती है और वो बहुत ही प्यारी सी आवाज में विशाल से कहती है, गुड मॉर्निंग जान। वेरी गुड मॉर्निंग बेबी। बेबी आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। कोई नहीं, वैसे भी सोते हुए तुम और भी हसीन लगती हो, सच में। अच्छा, नॉटी बॉय। इतना कहकर शिवानी बेड से उठती है और बाथरूम जाने लगती है। ऐसे में विशाल उसका हाथ पकड़कर उससे बोलता है, कहाँ जा रही हो जान? वॉशरूम बेबी, और कहाँ? अकेले अकेले? तो साथ चले फिर। शिवानी विशाल को अपने साथ बाथरूम में ले जाती है और उसके बाद वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। उसी दिन शाम को जब विशाल ऑफिस से निकल रहा होता है तो उसे शिवानी की कही हुई बात याद आती है। शिवानी ने विशाल से सुबह ही कहा था कि शाम को लौटते वक्त उसके लिए केक लेकर आना, तो विशाल उसके लिए केक खरीदने के लिए केक शॉप में चला जाता है। वो शॉप में जाता है तो शॉपकीपर से बोलता है, हेलो, मुझे एक ब्लैक फॉरेस्ट केक देना। जी अभी ला कर देता हूँ। विशाल केक लेकर घर चला जाता है। शिवानी केक देखकर बहुत खुश होती है और विशाल को गले लगा लेती है, जिसके बाद कहती है, थैंक यू सो मच बेबी। तुम्हें पता है ना मेरा केक खाने का कितना दिल कर रहा था। मैं जानता हूँ मेरी जान, इसीलिए तो लेकर आया हूँ। इसके बाद शिवानी केक कट करती है और विशाल को खिलाती है। विशाल भी शिवानी को केक खिलाता है और केक खाने के बाद शिवानी विशाल से बोलती है, वाओ, कितना टेस्टी केक है ये। हाँ सच में बहुत टेस्टी है, मजा ही आ गया। बेबी तुम कल फिर से मेरे लिए केक लेकर आओगे? पहले इसे तो खत्म कर लो मेरी जान। बेबी ये तो बस अभी खत्म हो जाएगा, कल तुम एक और ले आना। हाँ ले आऊंगा बाबा। वो दोनों केक और खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन विशाल अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो शिवानी उसको केक के लिए रिमाइंड करवाती है और फिर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन शिवानी से शाम तक का इंतजार नहीं होता तो वो विशाल को फोन करके उससे कहती है, बेबी तुम कब आओगे? यार अभी तो 3 ही बजे हैं, शाम तक तो रुक जाओ। नहीं रुका जा रहा ना मुझसे। एक काम करो, तुम
मुझे उस शॉप का ना एड्रेस सेंड कर दो, मैं खुद जाकर ले आऊंगी केक। ठीक है, मैं करता हूँ। विशाल शिवानी को एड्रेस सेंड कर देता है। फिर शिवानी खुद उसी शॉप पर चली जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का नजर आता है, जिसको देखकर शिवानी के होश उड़ जाते हैं और वो उसके पास जाकर उससे बोलती है, एक्सक्यूज मी, मुझे केक चाहिए। हाँ जी, जरूर मिलेगा। बताइए कौन सा चाहिए? ब्लैक फॉरेस्ट। जी अभी लेकर आया। यार कितना अच्छा लड़का है ये, कितना हैंडसम है। मैंने आज तक इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा। शिवानी, तू कहाँ किसी और से प्यार कर रही है, और इसे देख। शिवानी खुद से बात कर ही रही होती है कि उसके पास शॉपकीपर आता है और कहता है, ये लीजिए मैम आपका केक। थैंक यू सो मच मिस्टर शिवम, मेरा मतलब आई एम शिवम। शिवानी, नाइस टू मीट यू। सेम हेयर मैम। आप मुझे मैम मत बुलाइए, अच्छा नहीं लग रहा। ओह सॉरी शिवानी जी। ओनली शिवानी। शिवानी अक्सर शिवम से मिलने जाया करती। अब उसे उसकी आदत होने लगी थी और वो विशाल से दूर होती जा रही थी। विशाल उससे कुछ भी कहता तो वो पलटकर उसका जवाब नहीं देती थी। एक दिन विशाल उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आता है और उसे देते हुए बोलता है, बेबी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। शिवानी विशाल की लाई हुई ड्रेस को नापसंद करके उससे कहती है, कितनी गंदी ड्रेस है ये, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पर तुम्हें तो ये डिजाइन अच्छा लगता था ना, अब क्या हुआ? वक्त के साथ इंसान की जरूरत और उसकी पसंद दोनों बदल जाती हैं। इसका मतलब तो तुम मुझे भी बदल दोगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम खुद ही समझदार हो। शिवानी की बातों को सुनकर विशाल को बहुत बुरा लगता है और वो उससे बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। और उसको ऐसे जाते हुए देखकर शिवानी को भी अच्छा नहीं लगता, तो वो खुद से कहती है, मुझे विशाल से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसे कितना बुरा लगा होगा आज मेरी बातों का, पर मैं क्या करूं, अब मैं उससे प्यार नहीं करती, अब मैं शिवम से प्यार करती हूँ। ये बात मैं विशाल को कैसे समझाऊं? मुझे उसे सब कुछ सच सच बताना होगा। मैं कल ही उससे बात करूंगी। अगले दिन जब विशाल उठता है तो शिवानी उसके लिए कॉफी बनाकर लाती है, पर विशाल उसकी तरफ देखता भी नहीं है और उठकर बाहर चला जाता है। शिवानी से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो विशाल के पीछे पीछे नीचे तक चली जाती है। साथ ही उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? इग्नोर मैं नहीं, तुम मुझे कर रही हो, वो भी बहुत दिनों से। मैं कुछ कहता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करती रहोगी। ओ प्लीज हाँ, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ कहना था कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, मैं अब किसी और के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, जाओ, खुश रहो। शिवानी विशाल के घर से चली जाती है और शिवम के साथ जाकर रहने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं। विशाल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, अपनी सारी पुरानी यादों को भुलाकर जिंदगी की एक नई शुरुआत कर चुका था। लेकिन एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आता है और मैसेज किसी और का नहीं बल्कि शिवानी का ही होता है, जिसमें वो लिखती है कि वो शादी कर रही है, वो भी शिवम के साथ। ये बात जानकर विशाल को बहुत बुरा लगता है। इतनी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला था, लेकिन ये मैसेज सब कुछ बदल देता है। विशाल उसके घर जाता है, लेकिन सीधे तरीके से नहीं, वो मैकेनिक बनकर उसके घर में लाइट्स लगाने के लिए जाता है और उसकी शादी की सारी तैयारियां करवाता है। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। उस दिन विशाल अपनी पहचान सभी के सामने लेकर आता है, जिसे देखकर शिवानी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और फिर बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो तुम कर रही हो उसे रोकने आया हूँ मैं। लेकिन विशाल, तुम तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे ना, फिर यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। विशाल अपने और शिवानी के रिश्ते के बारे में सभी को बताता है। ये बात सुनकर शिवम उसे शादी करने के लिए मना कर देता है और शिवानी को बीच मंडप में रुस्वा कर देता है, जिसके बाद विशाल उससे कहता है, अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। कभी नहीं, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी।
चाहे मुझे सारी जिंदगी कुंवारी क्यों न रहना पड़े। इतना कहकर शिवानी वहाँ से चली जाती है और हमेशा के लिए वो शहर भी छोड़ देती है। इस तरह विशाल और शिवानी ना कभी एक दूसरे से हो पाते हैं और ना भी कभी एक दूसरे के हो पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।